HDFC बैंक ने 1800 के आसपास अपना लाइफ टाइम हाई बनाया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल जो इसका HDFC बैंक का जो प्राइस चल रहा है ना, वो चल रहा है 1430 रुपये। अब लोगों के कमेंट हैं कि भाई साहब मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं। तुम वही हो ना जिसको बहुत चुल मची थी कि भाई मेरे को HDFC बैंक पे अपने से भी ज़्यादा भरोसा है, तो करो भरोसा। और मैं उन लोगों को तो भाई 21 तोपों से सलामी देना चाहता हूँ जिन्होंने 1500 का जो लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद भी होल्ड करके रखा है। 21 तोप भाई, मैं कह रहा हूँ दुनिया की सारी तोपें लगा दूंगा तुम्हारे अंदर में। क्यों होल्ड करके रखा तुमने अभी तक? लेकिन वो छोड़ो, अब तो बुरा समय थोड़े दिनों के लिए होता है, वो चला गया। एंड सॉरी फॉर मैंने ऐसा बोला आपको, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन स्टार्ट करूँगा वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इन नंबर्स में ना जितना तुम ध्यान दोगे उतना ही तुमको प्रॉफिट होगा। ये स्टॉक मार्केट के जो रूल है ना कि खाली 5% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, बाकी 95% लोग लॉस करते हैं। उसके पीछे का कारण है तुमको सीखना नहीं है तो नहीं है। भाई हम क्यों सीखें जब हमको पता है कि इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे और ये ऊपर जाए या ना जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना पता है, हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि ये ऊपर जाएगा, और नहीं जाएगा तो हम इसको होल्ड करके बैठेंगे जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। चाहे उसके नंबर जाएं ऐसी तैसी में जाएं उसके नंबर, हमें क्या करना हो ना। यही सोच बैठ के छोड़ो यार, मैं तुम्हें ज्ञान क्यों दूँ, तुम्हें नंबर्स बताऊँ सीधे। और तुम्हें नंबर्स में भी कोई इंटरेस्ट ना हो, दिल से पूछो यार। जब मैं खुद पहली बार जब मैं सीखने के लिए आया वो भी इंटरेस्ट ना हो, पर अब मुझे इतना इंटरेस्ट है कि पूछो ही मत तुम यहाँ बात की। अब मैं शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट करे। और सुनो, HDFC बैंक की मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तुम्हें ना पता हो मूर्ख हो, सॉरी पर मैं फिर भी कहूँगा सुनो इन नंबर में। देखो, फाइनेंशियली देखी जाए तो मीडियम है, और टेक्निकली देखी जाए तो न्यूट्रल है, और वैल्यूएशन देखी जाए तो मीडियम है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। डिविडेंड की बात करूँ तो अंग्रेजी ना बोलो ठीक है, 1.33% बढ़ा है। और ROE की बात करूँ ईयर ऑन ईयर 15.90% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और बात करूँ मार्केट कैप की तो 10,88,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। तुम छोड़ो कुछ ना कह रहा हूँ मैं। पी रेशियो की बात करूँ तो 18.41 को है। और ये कहाँ बताओ, मैं तुम्हें एक बार कमेंट करके बताइए पी रेशियो से कहाँ मतलब है तुम्हें कुछ मतलब ना है भाई, ये कुछ सीख लो। पी रेशियो ये कहना चाह रहा है कि तुम ये अब जो ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये प्राइस सस्ते में मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है वो 80 रुपये मिल रही है। ये पी रेशियो बता दे भाई। अगर कोई 80 रुपये की चीज़ है वो 90 रुपये या 100 रुपये मिल रही है, तो ये भी पी रेशियो बता दे, पी रेशियो बता दे भाई। मैंने खाली पी रेशियो तो बता दिया कि ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना करूँगा। और शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये मिला कि प्रमोटर्स के पास 0% की होल्डिंग है। 1% भी लेके ना बैठे प्रमोटर। अब मैं यहाँ में कहा करूँ, मैं ये बता दो तुम, मैं क्या करूँगा? तुम होल्ड करके बैठो, मौका करने बात है। FIs की बात करूँ तो 52.29% FIs के पास है। और बड़े भैया अरे FIs तो बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं। मैंने जब यहाँ में शायद 1600 का प्राइस चल रहा देखो यहाँ को, वाटे में FIs की इन्वेस्टमेंट थी 51%, और अब बढ़ गई है 52.29%, यानी कि 1.5% के आसपास इसकी होल्डिंग बढ़ गई है FIs की। चलो कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो 19.45%, और पब्लिक की बात करूँ तो 16.45%, यानी कि हम जैसे लोग इसमें 16.45% का अपना हिस्सा लेके बैठे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। और अदर्स की बात करूँ तो 11.36% अदर्स के पास। अब मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर। अब मैंने वो बताया था मोटा मोटी ROE और ईयर ऑन ईयर बताया था, ठीक है। अब बताऊँगा फाइनेंशियल ईयर, समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बताऊँगा, ठीक है। ROE की बात करें तो FY21 में -1.8% घटा है, FY22 में +1.4%, FY23 में +3.3%, समझ गए। यानी कि पहली साल में यानी कि 21 में 1.8% घटा है, और 22 में +1.4%, और 23 में +3.3% बढ़ा है। ना समझ में आई होगी तुम्हारे दिमाग में, पता ना कहाँ भरा पड़ा है यार। दिमाग में देना थोड़ा निकाल लो यहाँ में। ROE की बात करूँ तो FY21 में 2.3% बढ़ा है, और FY22 में 1.7% बढ़ा है, FY23 में 1.1% बढ़ा है। और रिवेन्यू की बात करूँ तो FY21 में 5.2% बढ़ा है, FY22 में 5.7% बढ़ा है, FY23 में 25.6% बढ़ा है।
दिल से, दिल दिल छू गई ये वाली बात, रेवेन्यू की बात पे दिल छू गई मेरी तो, क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है लेकिन स्टॉक का प्राइस वही का वही। छोड़ो, मैं कुछ नहीं कह रहा। और ईपीएस की बात करूँ तो FY21 में 16.1% बढ़ा है, FY22 में 18.8% बढ़ा है और FY23 में 20.2% बढ़ा है। ठीक है, समझे ना समझे होंगे मुझे पता है। BVPS की बात करूँ, सॉरी, BVPS की बात करूँ तो FY21 में 18.3% बढ़ा है और FY22 में 17.2% बढ़ा है और FY23 में +16.3% बढ़ा है BVPS। ठीक है, और EB टू सेल्स की बात करूँ तो FY21 में 22.6%, FY22 में 4.4% बढ़ा है। ये दोनों साल बढ़ा है और तीसरी साल FY23 में यानी कि -5.9%। ठीक है, इस साल घट गया है। और NIM की बात करूँ तो FY21 में +1.3%, FY22 में 5.5%, FY23 में +0.8%। ठीक है, और कासा रेशियो की बात करूँ तो मैंने परसेंटेज में लिखा है, थोड़ा समझ जाना आप लोग। FY21 में +9.2% बढ़ा है, FY22 में 4.5% बढ़ा है, FY23 में -7.8%। और नेट इनकम की बात करूँ तो FY21 में 16.8%, FY22 में 19.5%, FY23 में +20.9% बढ़ी है नेट इनकम। ओवरऑल कंपनी के नंबर यहाँ तक तो मेरे को अच्छे लगे, लेकिन कुछ 2-4 पॉइंट आपको नेगेटिव लगे हैं और मुझे भी लगे हैं, तो उनको इग्नोर मत करना। ऊपर जाओ या फिर से दोबारा से देखो, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर दो। ठीक है, और ऑपरेटिव इनकम की बात करूँ तो FY21 में +27%, FY22 में +8%, FY23 में +11%। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उसको आप कमेंट करके बता देना, मैंने उसको इससे पहले ही बता दिया। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो FY21 में इसके पास एसेट्स से 18 लाख करोड़ की और लाइबिलिटीज़ थी 15,90,000 करोड़ की। और वहीं बात करूँ FY22 की तो 21,23,000 करोड़ की एसेट्स से और लाइबिलिटीज़ थी 18,76,000 करोड़ की। और FY23 की बात करूँ 25,30,000 करोड़ के एसेट्स से और लाइबिलिटीज़ थी इसके पास 22,41,000 करोड़ की। अब तुम्हें ये समझ में ना आ रही होगी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हूँ मैं, का लेना तुम्हें, कुछ करना है ना लाइफ में, अगर कुछ करना है ना तो ये रील ना देखना बंद कर दो, कुछ ऐसी चीज़ देखो ज़्यादा तुम्हें ज्ञान मिले थोड़ा बहुत। खैर, मैं भी कौन ज्ञान दे रहा हूँ। नेट कैश फ्लो की बात करूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी है जाएगी, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। नेट कैश फ्लो या को 41,762 करोड़ को बढ़ा हुआ है। ठीक है, और FY23 में 274% या को कैश फ्लो बढ़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल कैश फ्लो के नंबर अच्छे हैं, ROA अच्छा है, ROE अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, EPS अच्छा है, VVPS अच्छा है, EV टू सेल्स अच्छा है। नहीं, EV टू सेल्स में थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट है, और NIM में भी थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट है, कासा रेशियो में भी नेगेटिव पॉइंट है, और नेट इनकम अच्छी है, और ऑपरेटिंग इनकम भी अच्छी है, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और कैश फ्लो भी अच्छा है। और क्या अच्छा नहीं है, शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की अच्छी नहीं है, और EV टू सेल्स अच्छा नहीं है, NIM अच्छा नहीं है, कासा रेशियो अच्छा नहीं है, और ओवरऑल नंबर सब ठीक है। जो मैंने बता दिए नेगेटिव पॉइंट जो थे वो बता दिए, और पॉजिटिव पॉइंट थे वो एक तरफ बता दिए। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करवानी है, नालायकों को शर्म करो। ठीक है, मैं खुद तुमको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, फिर भी तुमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नंबर्स में तुमको कोई इंटरेस्ट है नहीं, और तुमको कुछ इंटरेस्ट लेना भी नहीं है। तुमको तो सिर्फ, छोड़ो, मैं ज़्यादा पर्सनली नहीं बात कर रहा आपसे नहीं तो फिर ज़्यादा पर्सनली हो जाऊँगा। तो अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस करवानी है तो कमेंट कर दीजिए, बाकी अगर नए से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।